हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स के अपने लेक्चर में। ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, कर्ली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया। ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायगोनलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमने 10 या 11 टाइप्स की मैट्रिक्स के बारे में देख रखा था। तो अगली जो टाइप है मैट्रिक्स की, और हाँ इससे पहले 2-3 नोट पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए एडजॉइंट मैट्रिक्स के ऊपर। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये तो पता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे आपको पता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको पता है, उसकी वैल्यू मान लीजिए है m। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर 3 है, 2x2 है तो 2 ऑर्डर है। ठीक है ना। तो n क्या है, इसका ऑर्डर है, m क्या है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू, सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। m क्या है, डिटर्मिनेंट है, या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ठीक। n क्या है, ऑर्डर है। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो लिखते हैं m टू द पावर n-1। ठीक है ना। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपके BHU DU HCU वगैरह में कहीं भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जैम में नहीं आ सकता, उसमें भी आ सकता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कैसे है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए लीजिए, उसका एडजॉइंट निकालिए, उसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो आपको इस वाले फार्मूले में अगर आप सेटिस्फाई करना चाहेंगे तो आप देखेंगे ये वाला फार्मूला आपका सेटिस्फाई होगा। ठीक। तो इसका आप नोट करेंगे। अगला टाइप है जो मैट्रिक्स का। और हाँ एक चीज़ और कि ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या करो, रो को कॉलम से क्या कर देना चाहिए आपको, एक्सचेंज कर देना चाहिए। तो आप लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज। और ऐसे ही अगर हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो उसके ट्रांसपोज के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना है, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, ए का डैगर लेना पड़ता है। ठीक है ना। समझ पा रहे हो। तो ये डैगर लेना पड़ता है, और इस डैगर का मतलब होता है ए का क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और इसका ट्रांसपोज, या ए का पहले ट्रांसपोज ले लो फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो स्टार है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका मतलब है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आई जो है इसको चेंज कर दो माइनस आई में, मतलब जो ये आयोटा है जिसकी वैल्यू होती है -1 √-1, इसको आपको माइनस आई में चेंज कर देना है। कहीं पे भी स्टार लगाओ, जैसे मैं लिखूँ अगर y = a + ib, ठीक है ना, तो अगर मैं लिखूँ y स्टार तो इसका मतलब हो जाएगा a - ib। समझ पा रहे हो। तो ये भैया होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक। और ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक। तो आप क्या करो, पहले ट्रांसपोज निकाल दो फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल करने का मतलब ये हो गया कि हर एक एलिमेंट में जिसमें भी आई है, कोई भी एलिमेंट है उसमें अगर आई है तो आप उसको क्या कर दो, -i से रिप्लेस कर दो। ठीक। तो आइए अगली टाइप की मैट्रिक्स जो है हमारी, टाइप नंबर 12, इसका नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स देखिए, जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी थी वो रियल मैट्रिक्स के लिए फॉलो होती है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए फॉलो होती है कि ए डैगर दिस = अगर आ जाए ए, तो ए हमारी क्या कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और आपको ये भी बता दूं, आप देखिए जब आप वो पढ़ रहे थे क्या, हालांकि मैंने बताया कि जब आपकी मैट्रिक्स है और जो ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स, वो दोनों सेम है, सिमिलर है। ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बताया था कि जो ये जो सारे हमारे ऑब्जर्वेबल हैं, मतलब सॉरी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं क्या हैं, हर्मिशियन इन नेचर होते हैं। ऐसा ही बताया था भैया कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं ये हर्मिशियन इन नेचर होते हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में बताया था ना। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऑपरेटर्स के लिए सिमिलर होंगी, मीन्स जो यहाँ की इसकी प्रॉपर्टी होगी वही उसकी भी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना। तो देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट
ये कितने होने चाहिए n, मतलब कि इतने n एलिमेंट आपके रियल इस मैट्रिक्स में होने ही चाहिए। समझ पा रहे हो? हर्मिशियन मैट्रिक्स में n नंबर ऑफ रियल एलिमेंट भैया पक्का होने चाहिए। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n जहाँ भी लिखो उसको मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि समझ रहे हो ना, 3 क्रॉस 3 का मतलब ऑर्डर हो गया 3, ऐसे ही करके कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो मतलब उसका ऑर्डर n है। तो n अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारी A, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स n जरूर होने चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, पहली हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी आइगन वैल्यूज जो है ना वो रियल होती हैं। आइगन वैल्यूज जो है हमारी वो क्या होती हैं? रियल होती हैं। आइगन वैल्यू आपको रियल मिल जाएगी और जो मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट है वो भैया n होने चाहिए, ये पक्का है। ठीक है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे हमने डिफाइन किया वो ऐसे डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया? ठीक। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में और मैंने हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में जो चर्चाएं की थी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में भी वही सिमिलर हमारी एनालॉजी है। ठीक है ना? तो ये 12th टाइप की मैट्रिक्स हो गई। जो 13th है वह भैया स्क्यू एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है ना? एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ए डैगर इक्वल्स टू ए लिख दिया, वैसे ही ए डैगर इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दो भैया माइनस ए, तो ये होगी हमारे एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। ठीक है ना? जैसे इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? n, जैसे यहाँ पे भी मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स का जो वैल्यू है वो 0 हो तब भी चलेगा, हो भी ना हो कोई समस्या नहीं, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे वो एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स बन सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो हमने देखिए सिमिलर है, जैसे हमने सिमेट्रिक के लिए लिखा था ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, हर्मिशियन के लिए ए डैगर इक्वल्स टू ए, एंटी हर्मिशियन के लिए ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए, वहाँ पे एंटी सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है ना? सिमिलर है ना? तो आपको अगर एक पता है तो दूसरा आप अपने आप ही बना सकते हो। और इसमें एक नोट पॉइंट और है एंटी हर्मिशियन में, या कह दीजिए एंटी स्क्यू हर्मिशियन में, कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है वो प्योरली इमेजिनरी होगा या जीरो होगा। समझ पा रहे हो? इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा या जीरो होगा। जीरो होगा तब भी काम चल जाएगा, प्योरली इमेजिनरी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हो ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो वहाँ पे निगेटिव आपका साइन आ जाएगा। ठीक है ना? प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो ये हो गया कि उसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बनेगा। मतलब ये देखो जैसे मैंने y जो ऊपर लिख रखा है इसमें ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना? तो ये पार्ट हमारा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, और यही पार्ट ही सिर्फ होगा, मीन्स हमेशा इमेजिनरी पार्ट ही जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है किसका? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, वो या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर जीरो होगा। समझ गया? 13th नंबर मैट्रिक्स समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद 14th नंबर मैट्रिक्स देखिए, ईजी है वो भी। इनवर्स मैट्रिक्स आपने सुना भी होगा, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे इनवर्स निकालते हैं ये भी आप जानते होंगे, 2-3 मेथड है वो आपको पता होगा, 12th में हमने पढ़ा भी होगा। ठीक है ना? तो मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि इनवर्स वगैरह निकालना आपको आता है। तो इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकलती है एक बार थोड़ा और भी दे देता हूँ कि A डॉट बी दिस इक्वल्स टू, अगर IN है मतलब कि N क्रॉस N की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो B जो है B ये A इनवर्स है। ठीक है ना? B जो है वो इनवर्स है किसका? A का, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब क्या करना पड़ता है, जैसे देखिए आप क्या करो, आपको मैट्रिक्स मान लीजिए ए आपको गिवन है, ये आपको गिवन हो गई। ठीक है, ये गिवन कर दिए। अब क्या करिए, अब आप इधर ए मैट्रिक्स आप अपनी लिखिए। ठीक, इधर लिखिए आप, इधर आप लिखिए आप अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर ए मैट्रिक्स लिखिए, इधर आइडेंटिटी लिखिए, उधर बी लिखिए। ठीक है, अब ए वाली मैट्रिक्स क्या बनाइए आप? आइडेंटिटी। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स।
ठीक है ना। बी इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखिए आप, इसको अगर मैं आइडेंटिटी बना दूँ, एक अगर आइडेंटिटी बनवा दूँ तो आई का हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा ना। इससे देखिए, क्योंकि वाली कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही? फॉलो हो रही भैया। अगर मैं इधर से, आप सोचिए, अगर मैं यहाँ ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए को, इसको इधर इस वाले पार्ट को, इसको आइडेंटिटी बना दूँ कोई ऑपरेशन करके, रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन लगा के अगर मैं इसको आइडेंटिटी बना दूँ तो इधर वाले मैट्रिक्स ए इनवर्स बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका मुझे लगता है इनवर्स निकालने का। या तो आप एडजॉइंट वगैरह से निकाल सकते हैं ना, पहले मिरर निकालिए, फिर कोफैक्टर निकालिए, फिर एडजॉइंट निकालिए और उसके बाद आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है हमारी कौन सी? इनवर्स मैट्रिक्स। इसके बाद जो मैट्रिक्स आती है, इसके बाद जो मैट्रिक्स हम लिखते हैं वो है भैया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपके एमएससी तक में भैया साथ रहेगी, ये जान लीजिए आप। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए, दिस इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। समझ पा रहे हो? तो आप क्या करो, ए ट्रांसपोज निकालो, इंटू ए करो, या ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, आपको क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जो ये ऐसी कंडीशन फॉलो करें वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी इसकी एकदम सिंपल है कि इसकी जो आइगन वैल्यू है वो यूनिट मॉड्यूलस की होगी। मीन्स इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यूज़ वो +1 ±1 होगी सिर्फ, बस। ठीक है। दूसरा चीज़, इसका रो एक ले लो या कॉलम ले लो, चाहे जो रो ले लो या चाहे जो कॉलम ले लो, वो सब क्या होंगे? नॉर्मलाइज्ड होंगे हमेशा। ठीक, इतना आप समझ गए। क्या होगा? एनी रो और एनी कॉलम क्या होगा? नॉर्मलाइज्ड होगा। होगा कि नहीं होगा भैया? ठीक है, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि कोई दो रो ले लो या कोई दो कॉलम ले लो, वो दोनों क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। एनी टू रोज और कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। समझ पा रहे हो? तो दो रो ले लो, दो कॉलम ले लो, दोनों क्या होंगे? आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। समझ में आया इतना? ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी किसकी थी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इसी के बाद आती है भैया यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स ये भैया एकदम इसी की तरह है। यहाँ पे ट्रांसपोज था ना, इसमें डैगर लगा दो, तो ए डैगर इंटू ए, दिस इक्वल्स टू ए इंटू ए डैगर, दिस इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। ये हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, आइगन वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या है भैया? आइगन वैल्यू ये भैया एनीथिंग। ठीक है, ये नहीं है कि यूनिट मॉड्यूलस की होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी जो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें भी फॉलो होंगी कि इसका जो एनी रो या कोई भी कॉलम ले लो वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज होने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ये है ABC करके, ठीक है ना। ये देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ABCDEFGH एंड I है, ऐसी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एनी रो और एनी कॉलम के नॉर्मलाइज होने का क्या मतलब है कि √A² + B² + C² ये क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, या मैं इसका अगर स्क्वायर करके जोड़ तो 1 आना चाहिए, इसका करूँ 1, इसका करूँ 1, इसका चाहे इसका करूँ तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? एनी टू रोज, मतलब कि इसका दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ, इसको मैं मान लूँ अगर x1, इसको मैं मान लूँ अगर x2, तो x1.x2 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स दोनों, ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं। आइगन वैल्यू हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की +-1 होंगी हमेशा, और यूनिटरी मैट्रिक्स की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो ये
आपकी 10-15 प्रकार की 15 प्रकार की अराउंड आपकी मैट्रिसेस हो गई। इसको आपको ध्यान में रखना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन लगाते समय अगर आपको प्रॉपर्टीज इनकी ध्यान में है तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना? तो उतना आप करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट्स किस पे? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पे। ठीक है, पहला नोट पॉइंट नोट करिएगा कि अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक और रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर आपके पास रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इन दोनों का अगर ये दोनों हैं तो इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा रियल होंगी। इसको आप लिखिए, पहला नोट पॉइंट करिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, या तो आपके पास रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स हो और क्या हो, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा क्या होंगी, रियल होंगी। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। दूसरा लिखिए, दूसरा है कि अगर आपके पास रियल स्क्यू हर्मिशियन हो और रियल एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। ठीक है ना, इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो जीरो या प्योरली इमेजिनरी। समझ पा रहे हो? रियल हर्मिशियन है, रियल सिमेट्रिक है, आइगन वैल्यू हमेशा क्या होगी, रियल होगी। रियल स्क्यू सिमेट्रिक है या रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो या तो जीरो होगी या क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होंगी। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि रियल होने का क्या मतलब है, उसका हर एक एलिमेंट रियल होगा। ठीक है, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट नहीं होगा, मीन्स उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ठीक, इतना आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड नोट पॉइंट एक लिख लीजिए। थर्ड नोट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास रियल ऑर्थोगोनल रियल यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, रियल, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रियल ऑर्थोगोनल और रियल यूनिटरी, अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो यूनिट मॉड्यूलस की होंगी। ठीक है, ±1। ठीक, यूनिट मॉड्यूलस का मतलब कि 1 होंगी। अगर इसका मॉड ले लो तो 1 ही आएगा ना, माइनस प्लस में बदल जाता है, तो ये क्या होगी, यूनिट मॉड्यूलस की होगी। समझ पा रहे हो? तो ये 3 नोट पॉइंट, इसको आप देखेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेस का जो आइगन वैल्यू है, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो हमें क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर, वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है ना, आइगन वेक्टर्स नोट करिएगा, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल के लिए वो और लिख दे रहा हूँ, और यूनिटरी मैट्रिक्स, ये क्या होगा, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स, ये क्या होंगे, आपस में ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे हमेशा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपको ए ट्रांसपोज तो पता चल गया कैसे निकलता है, मान लीजिए ए बी का ट्रांसपोज लिखना है, तब क्या लिखेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसका जो ऑर्डर है इस पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे ही जो हम लिखते हैं 6th नोट पॉइंट लिखते रहिए। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं कि एक पॉइंट ए है, ए बी का अगर मैं यहाँ पे डैगर लेता हूँ तो क्या लिखता हूँ, बी डैगर इंटू ए डैगर। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो ये लिखा जाता है ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 7th पॉइंट हो गया। 8th नोट पॉइंट एक और लिख लीजिए कि मेरे पास अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है,
तो ए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये भी हमारी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ए हमारी सिमेट्रिक है, बी हमारी सिमेट्रिक है, सॉरी यहाँ पे सिमेट्रिक लिख देता हूँ, बी अगर हमारी सिमेट्रिक है तो ए बी इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी मैट्रिक्स का वो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इतना समझ में आया? ठीक है, 8 नोट पॉइंट्स हैं, इसको आप सही से नोट कर लेंगे और इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वगैरह लगाने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ गया कितना? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए या कि आपको? ठीक है, हो गया भैया? चलो ठीक है, कम्यूटेटर ब्रैकेट वगैरह ये सब पता चल गया, एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट वगैरह वो भी पता चल गया, और भी पता चल गया कि मुझे 10 या 15 प्रकार की जो मैट्रिसेज होते हैं ये भी पता चल गया, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें नोट पॉइंट चाहिए थे जो कि यूज होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में वो भी आपको पता चल गए। हो गया ना? अब देखिए क्या होना है, ये पता चल गया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, जो मैंने बताया जैसे आपके लेक्चर के शुरुआत में ही, इसके बाद हम लोग करेंगे डायगोनलाइजेशन। ठीक है ना, डायगोनलाइजेशन है। डायगोनलाइजेशन आप करिए कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है ना, कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, और क्यों बनाते हैं क्योंकि उसका एप्लीकेशन मैंने बताया, ए टू द पावर ए हो गया, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, ये सब मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसकी मदद से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा या ये वही आप हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यूज जो है वो λ1, λ2, λ3 और यहाँ पे डॉट 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 λn ये है। ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो x1, x2, x3, ठीक है, और यहाँ पे xn है ना भैया। λ1, λ2, λ3, λ4 ये हमारे क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं। उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारे आइगन वेक्टर्स वो ये हैं। ठीक है, पहली बात तो डायगोनलाइजेशन अगर आपको करना है तो ये जो आइगन वेक्टर्स हैं ये नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज होने का मतलब मैंने आपको बताया भी था, कल भी बताया था, परसों बताया था। ठीक, तो ये पहली बात तो नॉर्मलाइज होंगे। दूसरी बात ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन है, कैसे पता चलेगा? सीधे मैं देख के कैसे बता दूंगा भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इसका आइगन वेक्टर, या कैसे मैं ये बता दूंगा कि यार नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये सब पॉइंट आता है आगे। ठीक, तो आइए देखिए एक और चीज़, एक हम इंट्रोड्यूस करते हैं पी मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या लिखते हैं? पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स की मदद से हम लोग ए को डायगोनलाइज करते हैं। ठीक है, और पी मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है? पी मैट्रिक्स लिखी जाती है x1। ठीक है ना, x1 मतलब पहला आइगन वेक्टर कॉलम में, फिर दूसरा आइगन वेक्टर कॉलम में, ऐसे ही हमारे xn मतलब सारे आइगन वेक्टर्स ऐसे कॉलम में आप अगर लिख दीजिए तो हमें क्या मिल जाती है? पी मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, और इसी की मदद से हम लोग अपनी मैट्रिक्स ए को डायगोनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डी ऑफ ए, मतलब कि डायगोनलाइज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए वो कैसे लिखी जाती है? डी ए लिखा जाता है पी इनवर्स ए इंटू पी। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स किसका? ए का। ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स जो डी ए है ये किस फॉर्म में होती है? λ1, λ2, λ1 और ये पूरा जीरो, यहाँ पे पूरा जीरो। ठीक है, ये यही होती है हमारी डायगोनलाइज मैट्रिक्स की फॉर्म। ठीक, इतना आप समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? लीनियरली डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है ना? लीनियरली इंडिपेंडेंट का होने का क्या मतलब है कि जो हमारी आइगन वेक्टर्स हैं, जो हमारे आइगन वेक्टर है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है? आइगन वेक्टर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है वो क्या होना चाहिए कि वो किसी भी एक स्केलर फैक्टर से दूसरे आइगन वेक्टर से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए मैंने एक आइगन वेक्टर लिखा 1, 2, ठीक है, और दूसरा आइगन वेक्टर लिख दिया 3 और 6, क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं इस आइगन वेक्टर में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा ना। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो अगर ये 2 और 6 हो जाता तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है जिससे ये दोनों एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट से रिलेट हो जाए साथ साथ। ठीक है ना, समझ में आया? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का यही मतलब होता है कि अगर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की बात करूँ तो क्या करो, आप आइगन वेक्टर पहले निकालो, उनकी एक मैट्रिक्स बनाओ ऐसे कॉलम में रख के। ठीक है, पी मैट्रिक्स,
इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर जीरो आ गया तो मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। समझ पा रहे हो? आइगन वेक्टर मतलब पी मैट्रिक्स बनाया, अगर पी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ गया तब मतलब क्यों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर जीरो नहीं आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होता है ये आपको पता चल गया। अब देखिए, अगर हमारी आइगन वैल्यूज जैसे जो हमारी ए की आइगन वैल्यूज़ हैं, अगर ये डिस्टिंक्ट हैं मतलब कि अलग अलग हैं, तो ये 100% श्योर है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। पहली कंडीशन क्या हो गई कि अगर हमारे जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, ए की आइगन वैल्यूज़ अगर क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और आपके सिलेबस में जो चीज़ें आएंगी, अगर आपको ऐसी मैट्रिक्स दी भी जाएगी तो उसके आइगन वैल्यूज हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे और हमेशा ही आपको आइगन वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही मिलेंगे। चलिए ठीक है, दूसरा केस मैं और भी बता देता हूँ आपको। दूसरा केस है अगर अगर हमारी जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, डीजेनरेट है। आइगन वैल्यू क्या है, डीजेनरेट है। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे, उसमें चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे हमें दो, जैसे जो डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, क्या उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ आइगन वेक्टर क्या मिल रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं तब तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो जाएगी। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसका कोई दूसरा तरीका होता है जो कि आपको अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि मेरे पास डीजेनरेट कुछ आइगन वैल्यू मिल गई, मतलब कि जैसे ए ऑफ लैम्डा मुझे मिला, लैम्डा इंटू लैम्डा 1, ठीक है ना। तो ये देखिए डीजेनरेट आइगन वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि जो इससे आइगन वेक्टर हमें मिलेगा x1 और x2, मान लो दो आइगन वेक्टर मिलेंगे हमें, तो क्या ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तब तो ये डायगोनलाइज नहीं होगी, अगर डिपेंडेंट नहीं है तब डायगोनलाइज हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो आपको यही चेक करना है। और अगर ये डिस्टिंक्ट है, आइगन वैल्यूज हमारी अलग अलग है, तब तो इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना 100% श्योर है, ठीक है। तो 100% श्योर कब होगा, जब ये डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। उससे जो करस्पॉन्डिंग आपके आइगन वेक्टर हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे, और जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है की वो किस फॉर्म में होगी। आप क्या करो, आइगन वैल्यूज आप डायगोनल में लिख दो, वही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी ए की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कैसे हम इसका यूज करते हैं कोई चीज़ निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है डी ऑफ ए, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए 0 0 0 B 0 0 0 C, ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिल गई ए की, ठीक है। अब e टू द पावर अगर डी ए निकालोगे तो यहाँ से लिखेंगे आप e टू द पावर ए 0 0 0 e टू द पावर b 0 0 0 e टू द पावर c। समझ पा रहे हो? ये लिख सकते हो। कॉस ऑफ डी अगर लिखना है तो कुछ ना करना है भैया, कॉस ऑफ ए 0 0 0 कॉस ऑफ बी 0 0 0 कॉस ऑफ सी, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे साइन आप अगर डी ए निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट का अगर जैसे मान लीजिए आपको ए मैट्रिक्स दे के आपको ये पूछ लिया तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। समझ गए ना। अब देखिए इसका यूज करके हम लोग e टू द पावर ए कैसे निकालेंगे, यही मुद्दा है ना कि कैसे हम ए निकालेंगे e टू द पावर ए। तो किसी को कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी लिखा था अभी कुछ देर पहले कि डी ऑफ ए क्या लिखते हैं हम लोग, P इनवर्स ए इंटू पी लिखते हैं ना। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ क्या हो जाएगी, देखो P डी ए P इनवर्स दिस इक्वल्स टू ए। इसको कैसे लिखे जान रहे हो ना, इधर से P से मल्टीप्लाई करो तो P से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यह एंटी बन गई, इधर से P इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो यह एंटी बन गई, यहाँ से हमें ए मिल गया, ठीक है। तो ए हमारी मैट्रिक्स ये हो जाएगी भैया, हो जाएगी ना। और देखिए e टू द पावर डी ए, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे देखिएगा, शायद नीचे दिख ना रहा हो, ऊपर मैं लिख देता हूँ, देखिए। अब यहाँ से अगर मुझे e टू द पावर ए निकालना है, ठीक है, e टू द पावर अगर ए मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। e टू द पावर अगर ए निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, e टू द पावर डी ए कर दो यहाँ पे, बस शेष वही रहेगा। जैसे p e टू द पावर डी ए p इनवर्स, ठीक है। कॉस ए निकालना है, p कॉस ऑफ डी ए
इंटू पी इनवर्स। और कॉस ऑफ डी ए कैसे निकलेगा ये आपको मैंने बता ही चुका, ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही साइन ऑफ ए सेम वही पी साइन डी ए इंटू पी इनवर्स। समझ में आ रहा है ना। तो आपको कैसे निकालना है कि कोई भी चीज़, देखिए e cos ए साइन ए, ये कैसे निकालोगे आप, ये आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स की मदद से, ठीक है ना। बाकी निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने जो जनरल तरीका बताया था उससे आपने निकाल के देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार आप देखेंगे उससे निकाल के, फिर आप इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं और एक बहुत अच्छी क्लैरिटी पाते हैं अपने डायगोनलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। उसी पे मैं आपको बता दूंगा आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू वगैरह कैसे निकालते हैं, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन लगाने से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बताऊंगा जिसमें जो आइगन वैल्यू है नॉन डिजनरेट है, एक बताऊंगा जिसमें डिजनरेट है, लेकिन तब भी मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, तो उसमें कैसे डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये किसी शायद एग्जाम में आया था, कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 2 1 1 2, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स ए दी गई है और हमसे पूछा गया कॉस ऑफ π/6 इंटू ए, ये आप फाइंड करके दे दो, ठीक है। जो मैंने बताया कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जैसे हमें जो फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, जो फार्मूला यूज़ करना है वो है कॉस ऑफ ए दिस इक्वल्स टू पी कॉस ऑफ डी ए इंटू पी इनवर्स, ठीक है ना। और हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो हम पी मैट्रिक्स लिख रहे थे x1 x2 xn, जो हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, ये मैट्रिक्स भैया यूनिटरी इन नेचर होती है। क्या होती है, यूनिटरी, मतलब कि उसकी मैट्रिक्स लिख के आपको इनवर्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो आप ए डैगर इंटू ए दिस इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो इधर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स, मतलब ए डैगर आप निकाल लो तो वहाँ से आपको ए इनवर्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये पी मैट्रिक्स जो है यूनिटरी नेचर होती है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट पॉइंट आप बना के वहाँ लिखेंगे, क्योंकि आपको तो इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ गए ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। कॉस ऑफ ए आपको निकालना है, आपके पास ए है, पी नहीं है, पी आपको निकालना पड़ेगा, डी ए ये आपको निकालना पड़ेगा, और पी इनवर्स ए भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर पी मिल गया पी इनवर्स मिल जाएगा, डी आपको कैसे निकालना पड़ेगा, अगर आप मेरी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तब तो भैया सीधे मैं डायगोनल एलिमेंट लिख दूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तो मैं देखूंगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ऐसा ही करता हूँ ना। तो ये करके देखते हैं। देखिए अब देखिए π/6 इंटू ए, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ, इसको मान लो कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको बी मान सकता हूँ ना। तो π/6 अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा भैया, π/3 π/6 π/6 π/3, ये हो गया, मैं बी मैट्रिक्स आ गई। इसकी अगर मैं आइगन वैल्यू निकालूँ तो निकालो भैया, बी की आइगन वैल्यूज निकालो, कैसे निकलेगा, π-3 लैम्डा π/6 और π/6 यहाँ पे भी π/3 माइनस लैम्डा, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, इसको जीरो कर देना, यहाँ से आइगन वैल्यू मिलेगी, आइगन वैल्यू निकालिए। देखिए ये हो गया π/3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस π/6 का होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला लगा दो, π/3 माइनस लैम्डा माइनस π/6, और यहाँ पे π/3 माइनस लैम्डा प्लस π/6 दिस इक्वल्स टू 0। समझ पा रहे हो। जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन बताई थी ना, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालो, जीरो कर दो। आप इसको उधर भी ले सकते हो यार, ऐसा कर सकते हो कि लैम्डा आई माइनस ए दिस इक्वल्स टू, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, इससे भी निकल जाता है, ठीक है। तो जिसको साइन में दिक्कत होती है लैम्डा की, तो ये ऊपर वाला है, नीचे वाला, चाहे जो आप फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देखो कैलकुलेट करो, देखो लैम्डा क्या आएगा। तो यहाँ से आया, आप इसको अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा π/6 माइनस लैम्डा, और यहाँ से क्या आया, कैलकुलेट करो 6 और 2π प्लस π6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिला लैम्डा इक्वल टू π/6 और कॉमा π/2। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया, ये बता दो मुझे, लैम्डा निकालने में कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लैम्डा निकल गया, 3 का होगा तब भी आप निकाल सकते हो,
कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि क्यूबिक रूट वगैरह आपको निकालना आता है। अगर नहीं आता तो नीचे इस वीडियो के नीचे प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको क्यूबिक रूट नहीं निकालना आता, मैं इसको निकालने की ट्रिक वगैरह का भी एक वीडियो ले आ दूँगा। ठीक है, तो लैम्डा हमको मिल गया, इतना मिला। अब मैं इसको इरेज कर दूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे रहा हूँ भैया, ठीक। लैम्डा मिल गया हमें। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, cos π/6 इंटू ये निकालना है। लैम्डा मुझे मिल गया, अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालो तो x1 करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 इक्वल टू क्या है, π/6। तो निकालो भैया, देखो a माइनस लैम्डा मतलब बी मैट्रिक्स के लिए निकालना है ना। तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या थी, यहाँ पे लिख देता हूँ। बी मैट्रिक्स हमारी क्या थी भैया, π/3, π/6, π/6 और यहाँ पे π/3 थी ना, यही ठीक है ना। π/6 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। तो π/3 माइनस π/6, यहाँ पे π/6, यहाँ पे π/6, यहाँ पे π/3 माइनस π/6, ठीक है। दिस इक्वल्स टू यहाँ पे यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2, ये आइगन वेक्टर है। दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलते रहो भैया। माइनस π/6, सॉरी नहीं प्लस π/6, 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 दिस इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे डॉट होगा, x1 x2, दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला कि x1 इक्वल्स टू माइनस x2, ठीक है ना। अब पहला रो इस पर ऑपरेट करेंगे तब भी मिलेगा, दूसरा रो ऑपरेट करेंगे तब भी मिलेगा। तो ये जो आइगन वेक्टर का जो सोल्यूशन है ये क्या है, ये यूनिक होता है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। लेकिन हम लोग आइगन वेक्टर का जो आइगन वेक्टर्स के कंपोनेंट का रिलेशन है ये यूनिक है, लेकिन इसका सोल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं आइगन वेक्टर लिखना चाहूँ x1, तो क्या लिखूँ, देखो अगर मैं x2 को 1 रख देता हूँ, x2 को अगर मैं 1 रख देता हूँ तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो -1 और 1 ये लिख सकता हूँ, सिंपल एकदम लिखूँगा। अब ये देखिए क्या ये नॉर्मलाइज है, नहीं है। हमारा आइगन वेक्टर किस में होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए ना, किसके लिए, डायगोनलाइज करने के लिए। तो नॉर्मलाइज वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये n लिख दे रहा हूँ मतलब नॉर्मलाइज के लिए, ठीक। तो -1/√2, 1/√2 नॉर्मलाइज का मतलब समझ रहे हो ना, इसको स्क्वायर करके जोड़ो तो 1 आना चाहिए, ठीक। तो ये मिल गया। पहला आइगन वेक्टर कैसे निकला समझ में आया ना। ऐसे हम सेकंड आइगन वेक्टर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। सेकंड आइगन वेक्टर निकालो, देखो क्या आएगा। तो सेकंड आइगन वेक्टर निकालोगे तो मेरे हिसाब से आएगा x2 = 1 और 1, और इसका अगर मैं नॉर्मलाइज फॉर्म लिखूँगा तो क्या आएगा, 1/√2 और 1/√2 ये आएगा, ठीक है। तो हमें 2 आइगन वेक्टर मिल गए। अब हम अपनी पी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, ये वाली पी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलो कंस्ट्रक्ट कर दो। तो p = देखो अगर आपको कॉस से निकालना है तो आपको भैया ये सब करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे आप, क्यों करोगे आप, क्योंकि आपको आइगन वेक्टर चाहिए ना, पी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे चाहिए। तो पी मैट्रिक्स के लिए आपको क्या चाहिए, आइगन वेक्टर चाहिए। तो आइगन वेक्टर अगर चाहिए तो आपको आइगन वैल्यू चाहिए, तो आइगन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, आइगन वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। मतलब जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ आइगन वेक्टर कौन कौन से, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, ये है ना, ठीक है। और देखिए दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं, कोई ऐसा स्केलर फंक्शन नहीं है या स्केलर कोई भी नहीं है जिसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूं और ये आ जाए, नहीं है ना। अगर माइनस से मैं गुणा करूंगा तो देखिए दोनों माइनस हो जाना है, ये नीचे वाला माइनस हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी ना। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, मतलब रिलेटेड है नहीं, सॉरी, तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है तो मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हमें क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये भी कॉन्सेप्ट सही था कि हमारा जो आइगन वैल्यू है डिस्टिंक्ट है, मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आने तय ही है, तो आपको सोचना ही नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे पी में मैट्रिक्स मिल गई। अब आपको देखिए कॉस डी ए अगर मैं लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ भैया। क्या लिखूँगा, जल्दी जल्दी बोलो। आइगन वैल्यूज मतलब λ1 0 0 λ2, λ1 λ2 हमें पता है क्या था, π/6 और π/3 पे लिख दो, 5/6 0 0 π/3 यही तो था, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो। अब देखो हमें P मिल गया। अब अगर मैं P इनवर्स लिखना चाहूँ, P इनवर्स मतलब डैगर उसका P का, तो P का डैगर निकालो। इस पर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है तो सिर्फ ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दो। यही सेम मैट्रिक्स 1/√2, 1/√2,
1/√2 1/√2, ठीक है ना। P इनवर्स मिल गया। अब क्या बताओ मुझे, cos A मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना, सिंपल था कि नहीं था? cos A निकालना, आराम निकाल लो, इनका, इसका और इसका, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप ईजिली cos ऑफ A निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा एकदम एक्यूरेट तरीका। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको कोई भी e⁴ निकालना है, cos A निकालना है, sin A निकालना है, आप निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? सिर्फ आपको ये मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको मैट्रिक्स दी रहेगी, कभी आपको 3x3 मैट्रिक्स मेरे हिसाब से नहीं देगा, ठीक है ना। वो ये भी प्रयास करते हैं कि वो जैसे TIFR में जो क्वेश्चन आया था उसमें b2x2 की मैट्रिक्स ही दी गई थी, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे डायगोनलाइज करते हैं, ठीक है, कैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं, कैसे आइगन वैल्यू वगैरह निकालते हैं, और कैसे हम उसका यूज करके cos ऑफ A, sin ऑफ A वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनलाइजेशन का भैया बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए आप उसको अच्छे से करेंगे। उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यार, उसको लगाते रहो, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स मेरे हिसाब से देखो, मैथमेटिक्स जिसको आए, मतलब किसी को भी आ सकती है, और उसको नहीं आएगी जो प्रैक्टिस नहीं करेगा। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आएगी, आपको ज़रूर आएगी। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक दूसरे पढ़ो, तीसरे पढ़ो, चौथे पढ़ो, नहीं आ रहा है पूछो उसको, चाहे जिससे पूछो, मुझसे पूछो, किसी सर से पूछो, अपने किसी टीचर पूछो, किसी सीनियर से पूछो, चाहे जिससे पूछो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिकल फिजिक्स उतनी ज़्यादा आपको आती जाएगी, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, डीजनरेट होंगी, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स A है, ठीक है ना। और आपको कह दिया गया कि आप D ऑफ A निकाल लो, ठीक है ना। पहले ये पता करो कि डायगोनलाइज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। डायगोनलाइज होने का मतलब कि आइगन वेक्टर इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आने चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। पहले ये पता करो, तो ये पता कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको D ऑफ A निकालना है, अगर ये डायगोनलाइज हो सकती है तो, ठीक। तो आइए पता करते हैं। देखिए, अब देखिए, मैंने कल आपको एक नोट पॉइंट बताया था, अगर मैं इसका आइगन वैल्यू निकालने के चक्कर में जाऊँगा तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो थोड़ा टाइम जाएगा ना। तो इससे सही मैंने जो आपको नोट पॉइंट बताया था कि अगर कोई रो या कॉलम दूसरे रो या कॉलम से किसी भी स्केलर से कनेक्टेड है तो हम क्या करते हैं, पहली आइगन वैल्यू जो है हमारी ट्रेस होगी और सारी आइगन वैल्यूज होंगी 0। तो इसकी आइगन वैल्यू लिख दो, लैम्डा ऑफ A दिस इक्वल्स टू 3, ट्रेस ना, ट्रेस 3 हो गया, बाकी का 0 दो आइगन वैल्यू। होगी कि नहीं होगी, सोच पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डीजनरेट आइगन वैल्यू 0। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग आइए हम लोगों निकाल लेते हैं आइगन वेक्टर। तो क्या 0 के करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा उससे क्या हमें 2 आइगन वेक्टर ऐसे मिल सकते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर मिल गए तो हम ये कह देंगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, और इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 3 0 0, सिंपल, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग अगर मैं आइगन वेक्टर निकालूँ तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, लैम्डा तो 0 ही है, तो यहाँ से x1 x2 x3 दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें जो रिलेशन मिला, देखो क्या मिला, x1 प्लस x2 प्लस x3 दिस इक्वल्स टू 0। ये हमें रिलेशन मिल गया, ये यूनिक रिलेशन है, इसको मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आइगन वेक्टर, मैं पहला आइगन वेक्टर यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो कि सबको 1 1 रख दूँ, ठीक है ना। अगर मैं x3 को 1 रख दूँ, x2 को 1 रख दूँ, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, -2, जोड़ो -2 होगा ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आइगन वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि x3 को 0 ले लो, x1 को 1 ले लो, तो हमारा जो x2 को अगर 1 लिया तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। दूसरा आइगन वेक्टर ये हो गया। इसको अगर मैं नॉर्मलाइज करूँ तो नॉर्मलाइज कर लो, -2/√6 1/√6 1/√6, ठीक है ना। ऐसे इसको भी अगर नॉर्मलाइज करूँ -1/√2 1/√2 और ये 0, ठीक है। अब देखो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये बताओ। हाँ भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि भाई इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको गुणा करके मैं ये पा सकता हूँ, है कि नहीं, ये बताओ। नहीं है, क्यों नहीं भैया, देखो ना क्यों। इसमें अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो सब 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक 0 है। इसमें आप कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते जिससे ये मिल जाए। तो मतलब कि ये दोनों आइगन वेक्टर क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब कि हमें क्या हो गया, 0 के करेस्पॉन्डिंग 2 0 थे, 2 आइगन वेक्टर हमें क्या मिल गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गए। और ये जो 3 है इसके करेस्पॉन्डिंग तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनसे लीनियरली इंडिपेंडेंट तो एक वेक्टर मिलना तय ही है।
तो हमें तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल गए। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सीधे हम लोग बोल देंगे क्या है, डायगोनलाइजेबल है, डायगोनलाइजेबल है। ठीक है ना, डायगोनलाइजेबल है ना, ठीक है, डायगोनलाइजेबल है। और इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स है डी ऑफ ए वो क्या है भैया, 3 0 0 0 0 0 0 0 0। समझ में आया ना। तो ये हमारा जो आइगन वैल्यू है मतलब जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ये प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 है, बाकी हमारा 0 0 है। और ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई और ये हमारी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। क्यों डायगोनलाइजेबल है ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है ना, इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, एक नोट पॉइंट और आप लिख लेंगे और फिर मैं ये वाला लेक्चर एंड करूँगा। अगले लेक्चर में आपको रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताऊँगा कैसे कैसे रोटेशन होता है, किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन दिया है तो उसकी रोटेशन मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, और आगे ये भी बताऊँगा कि रैंक वैंक कैसे निकाली जाती है मैट्रिक्स की। ठीक है ना, और वो एंड होगा हमारे मैट्रिक्स अलजेब्रा का। ठीक है, बेसिक हमने मैट्रिक्स जितनी थी वो पढ़ रखी है अभी तक। ठीक, अब देखिए एक नोट पॉइंट और लिखवा देता हूँ। नोट पॉइंट एक है भैया, नोट कर लीजिएगा। जैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम पे एक नोट है कि मैंने ये बताया कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक या आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारी ए मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक या आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो ऐसे दी गई है, a² + 3a + 4i है, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मीन्स ये हो गया जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन की जो आइगन वैल्यू इक्वेशन आनी चाहिए वो एक तो क्यूबिक इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब कि इसमें आपको डीजेनरेट आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप तुरंत ही जान जाएंगे कि इसमें 2 आइगन वैल्यूज रिपीट होंगी। समझ पा रहे हो ना, तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी और दोनों में आप ये देखोगे कि एक आइगन वैल्यू मतलब कि एक आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हो रहे हैं, मीन्स एक की डिजेनरेसी 2 होगी और एक आपकी नॉन डिजेनरेट होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो इसकी एक आइगन वैल्यू आ गई 3, एक की आ गई 4। मान लीजिए, मैं मानने कह रहा हूँ, ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 3 और 4 आ गई। तो इसके जो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती है 3 3 4 और 3 4 4। ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस पर भी क्वेश्चन आपको BHU DU SU हर जगह मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक तो आप बता देता हूँ कि आपको अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d इक्वल्स टू 0 है, तो आपको पता होगा कि इसके 3 रूट्स होंगे, तो x1 + x2 + x3 दिस इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 ये आपका होता है c/a। इसके बाद आपका x1 × x2 × x3 ये आपका क्या होता है, -d/a। ठीक है, अब आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा ये आपका ट्रेस है और ये आपका क्या है, ये आपका ट्रेस है ना भैया। अगर ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है, यहाँ पे लैम्डा अगर मैं कर देता तो ये ट्रेस होता और ये क्या होता आपका डिटर्मिनेंट होता कि ना होता। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक, वैसे जो मैंने बताया कि आप यहाँ पर नीचे कमेंट करेंगे, इस वीडियो को नीचे जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप मुझे 20 कमेंट मिल जाते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर लेक्चर बनाऊंगा कि क्यूब रूट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से क्यूब रूट के अलावा और कोई इक्वेशन आएगी नहीं। ठीक है ना, उससे ऊपर नहीं आती है कभी भी एग्जाम्स में। तो इतना था डायगोनलाइजेशन पे। अगले लेक्चर में हम लोग रोटेशन वगैरह पढ़ेंगे, रैंक वगैरह निकालेंगे और वहाँ पे अपना मैट्रिक्स अलजेब्रा का जो सीरीज है, ये जो मतलब आप कह सकते हो चैप्टर है ये यहाँ पे एंड करेंगे। और अगला जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे फूरियर सीरीज। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स में इतना आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद।